नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब हम जानना चाहते हैं कि कॉज क्या था। कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था कि भाई सब लोगों ने ग्रुप बना लिया। आपने देखा होगा कि यूएस से जो है, यूएस से भी 50 स्टेट्स का ग्रुप ही तो है। यूएस से भी 50 स्टेट्स का ग्रुप है, तो यूएस से तो अब तक नहीं टूटा। यूएस से तो बहुत सक्सेसफुली सब कुछ कर रहा है ना। तो रीजन ऐसे क्या थे कि यूएसएसआर टूट गया। यूएसए में तो 50 स्टेट थे, 50 को तो टूटने में ज्यादा आसानी होगी क्योंकि एक ना एक का ओपिनियन अलग ही हो जाएगा। यूएसएसआर में तो हार्डली 15 मेंबर थे और ये 15 मेंबर भी एक साथ नहीं रह पाए, तो इसका क्या रीजन था अब हम वो जानेंगे। ठीक है, ओके। This is the question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of the communists, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. देखो ऐसा नहीं था कि यूएसएसआर इकलौता ऐसा कोई ग्रुपिंग थी जो टूटी, या फिर इकलौता ऐसा था जो फेल हो गया, कोलैप्स हो गया। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ग्रुप बनाने की कोशिश करी बट इवेंचुअली फेल हो गए वो लोग। ठीक है, सो वाइल देयर आर यूनिक फीचर ऑफ द सोवियत कोलैप्स, बट डेफिनेटली सोवियत यूनियन के टूटने के अपने कुछ यूनिक रीजंस हैं, तो वो हमें डेफिनेटली पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, there is no doubt that the internal weakness of the Soviet political and economic institution which failed to meet the aspiration of the people were responsible for the collapse of the system. सबसे पहले तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि जो इंटरनली उनकी पार्टी में वीकनेसेस थी और वो लोग किस तरीके से लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो डेफिनेटली टूटना तो था ही इस सिस्टम को। जहाँ पे लोग ही कुछ नहीं रहेंगे तो लोग कहीं ना कहीं रिवोल्ट करना स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। एंड ऑल्सो इनकी अपनी ही इंटरनली भी वीकनेसेस काफ़ी थे, जैसे हमने देखा गॉर्बाचेव थोड़े सॉफ्ट हो गए थे लोगों के प्रति, वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रति, तो वो भी एक टाइप का आपका वीकनेस ही कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा था इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। भाई जब तक आप सपोज करो किसी को आपने रूम में बंद करा, जिस तरीके से जोसेफ स्टालिन थे, ठीक है, आपने लोगों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया, आप उनको बोल रहे हो कि आपको खाना मिलता रहेगा, आपको वाईफाई का कनेक्शन मिलता रहेगा और आपको लाइट मिलती रहेगी, आपको सब मिलेगा, तो लोग एक टाइम तक कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तीन चीजें मिल रही हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो फ्रीडम की डिमांड करेंगे, बट मोस्टली लोग कहेंगे ठीक है ना, चलो गवर्नमेंट सब कुछ दे तो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट एक टाइम ऐसा आया कि अब जो सरकार है वो अपना ज़्यादातर पैसा कहाँ लगा रही है, वो मिलिट्री में लगा रही है। अभी हमने देखा था किस तरीके से जो सोवियत यूनियन थी वो मिलिट्री में अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती थी, जिसकी वजह से जो नेशन है वहाँ पे ग्रो नहीं हो पा रहा था। मतलब पैसा जो है वो सारा कहाँ जा रहा है, मिलिट्री में, और टेक्नोलॉजी कोई डेवलप कर नहीं रही है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्टेटस तो खराब होगा ही। अब जब यहाँ पे पैसा नहीं है सरकार के पास, तो लोगों को कैसे वो फ्री में पैसा दे दे। तो अब जाहिर सी बात है कि पहले तो तीनों चीज़ें मिल रही थी, लाइट भी थी, वाईफाई भी थी, खाना भी था। अब बोला कि वाईफाई नहीं मिलेगा, लोगों ने कहा चलो ठीक है बिना वाईफाई के रह लेंगे। फिर थोड़ा और इकोनॉमिक स्टेटस बेकार हो गया कंट्री का, तो बोल रहे हैं कि अब आपको लाइट भी नहीं मिलेगी। भाई लाइट भी नहीं मिलेगी, चलो ठीक है मान लिया, लोग थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करेंगे बट एडजस्ट कर लेंगे। एंड में आगे बोला भाई आपको खाना भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये लोग कैसे एक रूम में रह लेंगे बिना खाना, बिना पानी, बिना किसी भी चीज़ के। ठीक है, तब तो वो रिवोल्ट करेंगे ही ना। तो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस डिसइंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, काफी लंबे समय तक जो इकोनॉमिक स्टेटस था सोवियत यूनियन का वो स्टैग्नेटेड था, मतलब रुका हुआ था, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही थी। सो इट लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम एंड टू डू सो ओपनली। अब लोगों का विश्वास ही उड़ गया सरकार के ऊपर से। अब लोग जानना चाहते थे कि भाई सरकार कर क्या रही है पैसे का, जब वो हम तक पैसा नहीं आ रहा, कंज्यूमर शॉर्टेजेज इतनी हो रही हैं, तो फिर ये सरकार कर क्या रही है। अब अगर सरकार कुछ हैंडल नहीं कर पा रही है तो प्लीज हमें ट्रांसपेरेंसी तो शो करो, हमें दिखाओ तो कि सरकार कर क्या रही है। ठीक है, ओके। वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट। अब हम बात करते हैं कि जो सिस्टम है वो वीक क्यों हुआ और जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट क्यों हुई। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई दो मेन रीजन थे आपके सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के। फर्स्ट वन था कि लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो रहे थे क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, एंड दूसरा हमने बोला कि इकोनॉमिक स्टेटस जो था वो बहुत बेकार था यूएसएसआर का, मतलब इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेट हो गई थी, तो लोगों के पास कंज्यूमर राइट्स नहीं थे, कंज्यूमर शॉर्टेजेस होने लग गई थी, खाने पीने का कोई सामान नहीं था, सब कुछ ऐसा सब बेकार हो गया था।
ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों, इकोनॉमी क्यों बर्बाद हुई। हमने बात करी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में कि रशिया जब यूएसएसआर जब बना था तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छी थी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, डोमेस्टिक मार्केट अच्छी थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो इवन रिमोट एरियाज हैं वहाँ तक भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। हमने सब अच्छी अच्छी बातें पढ़ी थी स्टार्टिंग में। तो वो सबका क्या हुआ, है ना, हमने बोला कि डोमेस्टिक मार्केट इतनी अच्छी थी कि इन लोगों को कहीं से इंपोर्ट ही नहीं करना पड़ता था, इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ता था। तो अब सडनली ऐसा क्या हो गया था कि भाई इकोनॉमिक स्टेटस इतना खराब हो गया रशिया का, है ना। तो वो चीज़ हमें रीज़न जानना है अब इसके पीछे का, ठीक है। सो अगर हम देखें तो रीज़न है मेनली आपका न्यूक्लियर एंड मिलिट्री में जो इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो यूएसए था वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा था। यूएसएसआर जो था उसको कहीं ना कहीं डर था कि यूएसए अगर पावरफुल हो गया तो हमारे ऊपर तो अटैक कर सकता है। तो यूएसएसआर को भी यूएसए की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ खुद को मेंटेन करके रखना था, ठीक है। अब उस सब के चलते यूएसएसआर का सारा पैसा यूएसएसआर कहाँ लगा रहा था, तो वो न्यूक्लियर पावर को मेंटेन करने में, मिलिट्री आर्सनल को मेंटेन करने में एंड अपनी सैटेलाइट स्टेट्स को मेंटेन करने में ही लगाता जा रहा था। द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर। तो बेसिकली सैटेलाइट स्टेट का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जहाँ से वो सैटेलाइट या फिर जो रॉकेट्स वगैरह उनको वो लॉन्च कर सके, ठीक है। तो बेसिकली रशिया अपना सारा का सॉरी सोवियत यूनियन अपना सारा का सारा जो फंडिंग थी, जो भी अपना रिसोर्सेज थे, वो सब किस चीज़ में लगा रहा था, न्यूक्लियर पावर में, मिलिट्री में, सैटेलाइट स्टेट्स में, इस सब में लगा रहा था। दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप विद। अब डेफिनेट सी बात है, जब आप इतना पैसा मिलिट्री में, न्यूक्लियर पावर में लगाओगे तो इकोनॉमिक बर्डन तो आएगा ही, जो फिर स्टेट बाद में फिर कोप अप नहीं कर पाएगी, उससे वो हैंडल नहीं होगा। एट द सेम टाइम ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advance of the west। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब यूएसए वाले इतना आगे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर वालों को, जो लोग हैं, उनको पता तो चलेगा कि भाई यूएसए में तो इतनी तरक्की हो रही है, ठीक है, इतना सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वहाँ पे इन लोगों ने मेट्रो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट्स से वहाँ पे इन लोगों ने लेट्स से 5G इंट्रोड्यूस कर दिया, ये जो भी था उस टाइम पे। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड कितना एडवांस हो रहा है, ठीक है। उन्हें नजर आ रहा था डिस्पैरिटी बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। उन्हें समझ में आ रहा था कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वहाँ तो डेमोक्रेसी है, वहाँ तो लोगों के पास सारे अधिकार हैं, हमारे पास तो कोई अधिकार नहीं है। तब लोग भी अवेयर हो रहे थे इस सब चीज़ को लेके। After years of being told that the Soviet system was better than the Western capitalism, the reality of its backwardness came as political and psychological shock। अब तक तो ये था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने लोगों को एक बबल में रखा हुआ था, एक भ्रम में रखा हुआ था कि भाई जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर इज वे बेटर देन यूएसए, यानी कि जो हमारा कम्युनिस्ट मॉडल है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कई हद तक बेटर है। बट अब कब तक उसको छुपा के रख सकते थे वो लोग, कभी ना कभी तो रियलिटी सामने आनी ही थी। तो अब फाइनली रियलिटी केम इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन द फॉर्म ऑफ बैकवर्डनेस। सो दैट वाज अ साइकोलॉजिकल एज वेल एज अ पॉलिटिकल शॉक, ठीक है। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well। अब देखो, अभी तक तो हमने बोला कि इकोनॉमिक स्टेगनेंट हो गया था, मतलब कि इकोनॉमिकली जो यूएसएसआर था वो एक स्टेज पे आके रुक गया था, अब कोई ग्रोथ उसकी नहीं हो रही थी। ग्रोथ का मतलब ग्राफ को ऐसा होना चाहिए था, अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसे ग्रो करता, बट ग्रो करने के बाद वो स्टैग्नेट हो गया, ठीक है। बट इकोनॉमी के साथ साथ सोवियत यूनियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एस्पेक्ट था वो भी क्या हो गया था, रुक गया था। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, वो सिंगल पार्टी थी, उसने ऑपोजिशन को अलाउ ही नहीं करा। तो 70 साल तक एक ही पार्टी रूल करती रही एंड इट वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, क्योंकि एक ही पार्टी, उसको हारने का तो डर है ही नहीं कि हम लोग नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाएंगे। तो वो कभी भी लोगों को कोई भी जवाब नहीं देती थी। जब जब भी कभी कोई क्वेश्चन करता था तो उसको वो जवाब नहीं देती थी। तो दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। Ordinary people were alienated by slow and stifling administration, rampant corruption, the inability of the system to correct mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness in the government, and centralization of the authority in a vast land। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो नॉर्मल लोग थे सोसाइटी के, वो खुद को
एलियनेट फील कर रहे थे। एलियनेट मतलब अलग फील कर रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार उनको इन्वॉल्व ही नहीं कर रही है किसी भी चीज़ के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है और वो लोगों तक उसको कुछ शो ही नहीं कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टी में चल क्या रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे लोग क्या हो गए, बिल्कुल एलियनेट हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। और करप्शन इतना बढ़ गया, क्यों? क्योंकि जब पावर किसी एक के हाथ में कंसेंट्रेट हो जाती है तो वो अल्टीमेटली जो एक इंडिविजुअल है वो ग्रीडी हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसके लीडर्स कैसे हो जाएंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, तो फिर वहां पे करप्शन होगा। एंड ऑल्सो द इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब जो सिस्टम है उसको पता है कि उसकी गलतियां क्या हैं, बट वो जो सिस्टम है वो अपनी गलतियों को करेक्ट करने की विलिंगनेस ही नहीं रखता, ठीक है। वो उसको एबिलिटी नहीं है उसके अंदर कि अपनी गलतियों को वो सुधार ले, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी तो थी ही नहीं गवर्नमेंट में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल थी ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार के अंदर चल क्या रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, हमारे लीडर्स की क्या मीटिंग हुई है, क्या नया पॉलिसी है, कुछ नहीं पता लोगों को, ठीक है। सो दैट ऑल बिकेम द रीजन जिसकी वजह से इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल स्टेटस था वो भी कैसा हो गया था, स्टैग्नेट हो गया था। स्टैग्नेट मतलब रुक गया था, कोई डेवलपमेंट वहां पर भी हमें देखने को नहीं मिला। वर्स्ट इज द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेज देन ऑर्डिनरी सिटीजन। अब देखो, जो लोग पावर में हैं, जो लोग सोवियत यूनियन के मेंबर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, जैसे कि आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, अब ये लोग क्या हो गए, ऑर्डिनरी पावर से ज्यादा पावरफुल हो गए, इनको प्रिविलेजेस मिलने लग गए। अब पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट द पॉपुलर बैकिंग। अब जाहिर सी बात है, जब कुछ पर्टिकुलर लोग ज्यादा अमीर हो जाएंगे और जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली नॉट, दे विल नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या, गवर्नमेंट ने अपनी जो पॉलिटिकल बैकिंग थी, जो पॉपुलर बैकिंग थी, उसको क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। अब पीपल आर नो लॉन्गर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि लीडर जो आए बीच में, जैसे कि गोर्बाचेव, इससे पहले क्या चलता था, जैसे जोसेफ स्टालिन थे या जो इनसे पहले और लीडर्स थे, वो काफी हार्श अप्रोच रखते थे। हार्श अप्रोच मतलब कहीं भी कोई प्रोटेस्ट इमर्ज हुआ तो जाके उसको सप्रेस कर देना सिंपली। बट गोर्बाचेव ने किसी प्रोटेस्ट को सप्रेस नहीं करा। इनफैक्ट उन्होंने क्या करा, कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिए। रिफॉर्म जैसे कि थोड़ा बहुत लोगों को लिबर्टी दे दी, लोगों को थोड़ी सी डेमोक्रेसी का एक टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो ये उनकी गलती मानी जाती है कि गोर्बाचेव ने लोगों को एक थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, थोड़ा सा उनको पावर दे दी, ठीक है। तो गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस लाएंगे, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कैच करेंगे, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ एक पेस बनाकर रखेंगे, और हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लूजन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बिल्कुल अब कोई चीज़ को हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो अब हम उसको थोड़ा सा लूज करेंगे, मतलब हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको हम थोड़ा सा ईज आउट करेंगे, ठीक है। ओके। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब गोर्बाचेव को तो सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई थी, उसने प्रॉपरली डायग्नोसिस कर लिया था कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है, और उसने कोशिश भी करी थी रिफॉर्म्स को लाने की, तो प्रॉब्लम क्या हुई फिर क्यों सोवियत यूनियन टूट गया? जब भाई अब तक हमने बोला कि लीडर बेकार थे, लीडर जो थे वो करप्शन करते थे, लीडर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं करते थे, डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, बट अब तो हम देख रहे हैं कि गोर्बाचेव आ गया। गोर्बाचेव तो सब कुछ प्रॉब्लम समझ रहा है और वो रिफॉर्म्स भी लाने की बात कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो इंटरनली जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे वो गोर्बाचेव के खिलाफ हो गए, फिर उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया, ठीक है। एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन फ्यूचर हिस्टोरियंस टू गाइड अस बेटर। अब वैसे हम कुछ और हिस्टोरियंस की बात सुनते हैं कि गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज थी वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो वही रीजन लिखा हुआ है इसके अंदर भी। ओके। सबसे पहला तो ये है कि जो गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और जो सिस्टम को थोड़ा सा लूज कर दिया कि ठीक है अब इसमें लोग एंटर करेंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, इससे क्या हुआ, लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लोगों ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था कि इसका क्या अंजाम होगा। क्या अंजाम होगा कि लोग और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। There were sections of the Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with this method. वही वाली चीज के जो लोग थे, जो पीपल थे, गोर्बाचेव उनको सपोर्ट तो कर रहा था, बट लोगों का कहना ये था कि गोर्बाचेव बहुत स्लो है और वो ज्यादा फास्ट काम कर सकता है, और इसी वजह से लोग जो थे वो क्या हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे और इम्पेशेंट, मतलब अब उनके अंदर
पेशेंस लेवल नहीं बचा था कि इतना धीरे धीरे सब एक्शंस हो रहे हैं। अब इन्हें पता चल गया क्या प्रॉब्लम है, तो जल्दी जल्दी सब काम करें, जल्दी डेमोक्रेसी लाएं, जल्दी से इकोनॉमी को बेटर करें। बट गोर्बाचेव के ऊपर अपनी कुछ लिमिटेशन थी। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप। लोगों ने गोर्बाचेव से उम्मीदें जो लगा रखी थी, अब गोर्बाचेव उतना भी लोगों के लिए नहीं कर पा रहा था। लोगों को बेनिफिट हो रहा था बट दैट वाज टू स्लोली फॉर द पीपल। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, जो सिस्टम में सर्व कर रहे थे, अब उनको बिल्कुल ऑपोजिट लगा। उन्हें ये लगा कि भाई गोर्बाचेव तो पूरा सिस्टम खराब कर रहा है, वो अपने पावर और प्रिविलेजेस सब बर्बाद कर देगा, बहुत जल्दी जल्दी वो डिसीजन ले रहा है लोगों के हित में। तो एक एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन बीच में आ गई। टग ऑफ वॉर आपने सुना होगा, एक गेम होता है जिसमें एक रोप होती है, उसको दो पार्टी, एक पार्टी रोप को इधर से खींचती है और एक पार्टी इधर से खींचती है। तो बीच में बेचारा गोर्बाचेव रह गया, इधर से उसी की अपनी पार्टी के जो कम्युनिस्ट मेंबर थे वो उसको खींच रहे थे कि भाई आप बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले रहे हो, रिफॉर्म्स ला रहे हो, और इधर जो पीपल थे, कॉमन पीपल, वो बोल रहे थे कि आप बहुत स्लोली रिफॉर्म्स ला रहे हो, आप थोड़ा जल्दी रिफॉर्म्स लेकर आओ। तो वो तो बीच में फंस गया। ठीक है, गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। तो बेचारा गोर्बाचेव को जो था उसने लोगों का भी सपोर्ट खो दिया और जो अपनी पार्टी के लोग थे उनका भी सपोर्ट खो दिया। Even those who were within became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. इवन जो स्टार्टिंग में उसके अपने सपोर्टर्स थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट करना बाद में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें फील हुआ कि भाई जो गोर्बाचेव है वो अपनी ही पॉलिसीज को डिपेंड नहीं कर पा रहा, मतलब जो वो कोई पॉलिसी लेकर आता है या तो लोगों के फेवर में या अपनी पार्टी के फेवर में, वो उसको बाद में डिपेंड नहीं कर पाता। ठीक है, All this might not have led to the collapse of the Soviet Union। अब इस सब के अलावा एक और ऐसी चीज थी जिससे कि सोवियत यूनियन जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गई। ये सब तो रीजन थे ही जो हमने पढ़े अब तक, बट इसके अलावा एक और रीजन है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वो रीजन क्या था? द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर ऑफ द सॉवरेनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक्स। देखो, अभी हम लोगों ने बोला कि एक रशिया है और उसके आसपास ही आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं एंड आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अब सारी की सारी पावर्स किसके पास है? यूएसएसआर के पास है, सोवियत ब्लॉक के पास है। ठीक है, इन कंट्रीज को तो कोई पावर ही नहीं मिल रही है। तो ये लोग तो अपनी कंट्री, ये लोग तो अपनी एक कंट्री जो इंडिविजुअल थी इनके मेंबर क्यों बने? ताकि एक अच्छा हम लोग बेटर लाइफ जी सके। बट अब वो सब तो मिल नहीं रहा जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पर एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ गई। नेशनलिज्म वाली फीलिंग का मतलब ये है कि हमारा भी अपना नेशन है भाई, हमारे नेशन को भी रिस्पेक्ट दो, हमारे नेशन से भी पूछो, हमारे नेशन के लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में एक हिस्सा दो, एक योगदान दो। ठीक है, तो वो सब तो था नहीं। तो यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हो गई? बहुत जल्दी से अराइज हो गई। ठीक है, एंड दूसरा सॉवरेनिटी, मतलब अब ये लोग चाह रहे थे कि भाई हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और ये सब। ठीक है, तो इन्हीं सब की ये जो फीलिंग्स थी नेशनलिज्म वाली, और कि हम तो भाई इच्छा रखते हैं कि हम अपने डिसीजन खुद से लेंगे, मतलब दे हैड अ डिजायर फॉर सॉवरेनिटी। तो ये भी एक अपने आप में रीजन बना फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ठीक है, ओके, एक और यहाँ पे एक डिफरेंट व्यू है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वन व्यू इज दैट नेशनलिस्ट अर्जेस एंड फीलिंग्स वर वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन एंड दैट वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड अकर्ड देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। देखो, एक ऐसी थ्योरी भी दी जाती है कि अगर मान लेते हैं कि इन सारी कंट्रीज को लेट्स से यूएसएसआर पावर दे देता, ठीक है, तब भी क्या होता कि इनका डिसइंटीग्रेशन कंफर्म था। क्यों ऐसा बोला है हिस्टोरियंस ने? उन्होंने बोला है कि रिफॉर्म्स आने के बाद भी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कभी खत्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज हैं इनको चाहिए पावर। अब पावर तो एक के हाथ में रह सकती है, तो लेट्स से अगर पावर आपने इसको दे दी तो ये सब बुरा मान जाएंगे, इसको दे दी तो ये सब बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि अगर यूएसएसआर पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता ना तो भी इंटरनल पॉलिटिक्स कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, बट ये जो वट इफ वाली हिस्ट्री है ये सर्टेनली अनरीजनेबल है। ठीक है, बट श्योरली इट इज नॉट एन अनरीजनेबल, मतलब कि आप कह सकते हो कि बेकार तो नहीं है, अनरीजनेबल तो नहीं है, बट हाँ कंफर्म भी नहीं है। तो ये जस्ट एक ओपिनियन है हिस्टोरियंस का। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि भाई अगर यूएसएसआर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो यूएसएसआर आज भी बना रहता और वो डिसइंटीग्रेट। एक और चीज यहाँ पे है कि दूसरों को ऐसा लगता था, मतलब एक और सेक्शन वाज देयर दैट Gorbachev reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it। वही है कि भाई गॉर्बाचेव ने लोगों को थोड़ा सा जो टेस्ट दे दिया डेमोक्रेसी का और थोड़ा सा जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, तो इससे जो लोगों के
एक तरीके से जो मोटिवेशन लेवल था वो थोड़ा सा बढ़ गया। देखो लोगों को जब कोई रिवॉर्ड मिल जाता है ना तो वो लोग और ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब तक लोगों को उनके सारे स्ट्रगल का कुछ मिल नहीं रहा था रिस्पॉन्स, बट गोर्बाचेव जब आया तो उसने लोगों को कुछ रिवॉर्ड दे दिया। रिवॉर्ड किस फॉर्म में दिया? तो रिवॉर्ड दिया छोटे मोटे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करके, तो लोगों को यहाँ पे एक होप मिली कि हाँ अगर हम लोग रिवोल्ट कंटिन्यू रखेंगे तो शायद से चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो लोगों का कहना ये है कि जो गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स लाए उससे ये जो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस था लोगों का जो रिवोल्ट करने का एक स्पीड थी वो सब कुछ क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और गोर्बाचेव को इसलिए ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, यूएसएसआर के टूटने के पीछे का मेन कारण गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को ही माना जाता है। ठीक है, okay. Ironically, during the Cold War, many thought that the nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and the economic background. However, as things turned out, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and the prosperous part in Russia and the Baltic area. देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये बता रखी है कि जब यूएसएसआर बना था ना, जब यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था तो वर्ल्ड ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि अगर कभी यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर कभी अगर टूटा तो उसका जो मेन रीजन होगा ना वो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज होंगी। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं कि इफ दिस इज रशिया, ठीक है, और यहाँ पे आपके सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो रशिया के अंदर भी वाइट लोग रहते हैं, यूरोपियन स्टेट्स के अंदर भी आपके वाइट लोग रहते हैं, एंड लैंग्वेजेस भी इनकी मोर कॉमन है, इनका कल्चर कॉमन है, ये लोग क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें तो रिलीजन इंटायरली डिफरेंट, दे ऑल फॉलो इस्लाम। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट इनका कल्चर एकदम अलग है, इनका एजुकेशनल लेवल अलग है, इनके फूड हैबिट्स, इनके ट्रेडिशन सब कुछ अलग है। तो वर्ल्ड ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था, ऐसा बोला था, कमेंट किया था कि अगर कभी यूएसएसआर फ्यूचर में जाके टूटेगा तो उसके अंदर ये जो सेंट्रल एशियन वाली कंट्री होंगी ना यही इनिशिएट करेंगी। मतलब कि जो डिमांड है खुद को अलग करने की, वो डिमांड सबसे पहले ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है ना यही उठाएंगी। बट हुआ क्या, बिल्कुल ऑपोजिट। अलग सबसे पहले किसने करा, तो रशिया, यूक्रेन और बेलारस, ये तीन ऐसी कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले खुद को यूएसएसआर से अलग करने की बात करी। ठीक है, ऑल्दो जो सेंट्रल एशियन वाली कंट्रीज थी वो तो चाहती थी कि वो यूएसएसआर के साथ ही रहे। ठीक है, बट बाद में जाके जब इन तीनों ने खुद को अलग कर लिया तो ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी और बची थी, इन्होंने बोला कि हम ऐसे ग्रुप में क्यों रहे, हम ऐसे ग्रुप में क्यों रहे जहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल एडवांस नहीं है। ठीक है, यानी कि जो बची कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी ये खुद को मानने लग गई थी कि हम लोग इन सेंट्रल एशियन के साथ क्यों एक ग्रुप में रहें, अब तीन जो मेजर कंट्री थी वो तो निकल ही गई, हम इनके साथ क्यों ग्रुप बना के रहें, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल एशिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे इतना अच्छा ना तो टेक्नोलॉजी है ना लोग लिटरेट हैं, कुछ भी ऐसा है नहीं। ठीक है, तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो एक तरीके से क्या बन गई थी, लाइबिलिटी बन गई थी। किसके ऊपर लाइबिलिटी बन गई थी, किसके ऊपर, इन सारी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑर्डिनरी पीपल हियर फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन एंड फ्रॉम ईच अदर एंड कंक्लूडेड आल्सो दैट दे वर पेइंग टू हाई एन इकोनॉमिक प्राइस टू कीप द मोर बैकवर्ड एरिया विद इन द सोवियत यूनियन। तो इनको ये लग रहा था कि हम लोग बिना मतलब में इन बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ रखने के लिए काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि हम इनको पाल रहे हैं, ऐसा काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो जो लोगों ने प्रिडिक्ट किया था उससे बिल्कुल अपोजिट हुआ। ठीक है, डिमांड सबसे पहले कहाँ से राइज हुई डिसबैंड की, तो वो थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, नॉट द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, हाउएवर लोगों ने क्या बोला था कि अगर अलग होने की डिमांड कहीं पे उठेगी या कोई ऐसा कुछ होगा तो वो सेंट्रल एशियन कंट्री